हेलो। कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 जो सेकेंड भूगोल हैं, उसके शीर्षक नंबर 2, जिनका नाम है प्रवास, प्रकार, कारण तथा उसके परिणाम। अब इन चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इन सारी बातों को हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल समझिए कि आपके लिए चैप्टर जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हमने कई वर्षों के जो क्वेश्चन बैंक है उसका जब अध्ययन किया तो हमने एक निष्कर्ष निकाला। हमें पता चला कि हर वर्ष इस चैप्टर से एक न एक, कम से कम, ज्यादा तो दो दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। इसका मतलब है कि हमें क्वेश्चन को बहुत, मतलब अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, तभी तो हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब आपको मैं विश्वास दिला दूं, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा और देखिए तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि हमें अब किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसी वीडियो से हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ज्यादा समय नहीं लेकर के हम लोग चलेंगे आगे। चलिए, सबसे पहले आपको मैं पाठ परिचय बता दूं कि हम लोग इस पाठ में मूल रूप से पढ़ेंगे क्या। तो इस पाठ में हम लोग मूल रूप से पढ़ेंगे प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के क्या क्या कारण है, प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, प्रवास की धारा क्या है, उत्प्रवास और अप्रवास क्या है, प्रवास के क्या परिणाम होते हैं, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। अर्थात प्रवास, प्रवास की गणना, प्रवास के प्रकार, प्रवास की प्रवृत्ति, प्रवास के कारण, ये सारी बातें हम लोग इस अध्याय में अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और अंत में हम ये भी पढ़ेंगे कि प्रवास अगर हो रहा है तो प्रवास के क्या परिणाम होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आप यूं समझिए कि हमें अभी पढ़ना क्या है कि प्रवास किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रवास किसे कहते हैं तो आप ये कितनी बता सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे आवास में चला जाता है और वहां अस्थायी रूप से रहने लगता है तो उसी को कहते हैं हम लोग प्रवास। जैसे इसका अगर संधि विच्छेद हमने किया तो हमें पता चला परवास। इसका दो डिवाइडिंग कर दिया हमने, पर अजोर वास। पर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? दूसरा। पर का मतलब दूसरा। वास का मतलब क्या हुआ? निवास। यानी कि जब हम अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे निवास स्थान में चले जाते हैं और वहां रहना शुरू कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा प्रवास। अब आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए किसी अतिथि के यहां आप जाते हैं तो क्या वो प्रवास है? वो प्रवास नहीं है। आप वहां अस्थायी रूप से जाते हैं, एक दो, इससे ज्यादा दिनों तक ले नहीं जाते हैं, तो वो हमारे लिए प्रवास नहीं है। लेकिन जब किसी काम के उद्देश्य से आप कहीं जा रहे हैं, वहां 2 महीना, 4 महीना, साल भर, 6 महीना आप रहते हैं, तो वो आपके लिए प्रवास है। ठीक, तो आप आशा है प्रवास समझ गए होंगे। प्रवास का मतलब हुआ अपने घर को छोड़, अपनी आवास को छोड़ किसी दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं, वहां जाकर के हम रहने लगते हैं, तो वह हमारा प्रवास कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब ये प्रवास जो आप पढ़ रहे हैं, ये प्रवास केवल हमारे भारत में ही नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे प्रवास की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। यानी आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हमारे भारत के ही लोग कहीं जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि भारत की जनसंख्या ज्यादा है। हाँ, ये बात सही है कि भारत की संख्या बहुत ज्यादा है, तो भारत के लोग दूसरे देश जाकर के अपना निवास स्थान बना लिए। आप किसी दुनिया के किसी देश में चले जाइए, आपको भारत के वासी मिल ही जाएंगे। इंग्लैंड जाइए, अमेरिका, जापान, जहां भी जाइए आप, वहां भारत के आदमी भर भर के मिलेंगे। अरे कनाडा तो एक ऐसा देश है जहां 30% भारतीय हो गए हैं। अब हमको लगता है कि कुछ दिन में पूरा कनाडा भर जाएगा हमारे भारतीय से। यानी कहने का अर्थ है कि भारत के लोग ज्यादा प्रवास करते हैं, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में भी प्रवास की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो घबराने की बात नहीं है, प्रवास हर जगह है। इसका मतलब है, एक बात हमको समझ में आया कि भारत के लोग दूसरे देश भी जाता है ना। अब भारत के लोग दूसरे राज्य में भी चला जाता है। अब अपनी बिहार की बात करके देखो, क्या बिहार के लोग दूसरे राज्य में नहीं मिलेंगे? उत्तर प्रदेश जाओ, दिल्ली जाओ, पंजाब जाओ, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मुंबई, कोलकाता, तुम्हें जो भी नाम आता होगा ना,
एक बार नाम बोलो जुबान पर, तुम्हें पता चलेगा कि हमारे पड़ोसिया वहां रह रहा है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि लोग, बिहार के लोग भारत के उस कोने में समा रहे हैं, भारत के लोग दुनिया के कोनों में समा रहे हैं। इस बात से हमें पता चला कि हमारी जो प्रवास है ना वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक आंतरिक और एक अंतरराष्ट्रीय। भाई आंतरिक प्रवास क्या हुआ, नहीं समझ रहे हैं? चलिए इसको फिर समझते हैं। आंतरिक का मतलब हुआ देश के अंदर एक हमारी बाउंड्री सीमा है भाई। और बाउंड्री सीमा कैसे है? ये हमारी भारत का, ये भारत का क्या, हमारी मैप है। ऐसे ही ना भारत का मैप है जी, हमको नहीं बनाने आता है, वो अंदाज में हम बना देते हैं। ये भारत का नक्शा है। अब ये भारत के अंदर में, यानी इसी सीमा के अंदर हम लोग रह रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? आंतरिक है। यानी बिहार से लोग मुंबई चले गए, बिहार से लोग मद्रास चले गए, हैदराबाद चले गए, यहाँ दिल्ली चले आए, यहाँ पश्चिम बंगाल चले आए, चाहे आप किसी भी कोने में चले जाइए भारत के अंदर में, वो आंतरिक प्रवास होगा। ठीक है? जैसे आपके घर के परिवार के सदस्य लोग या आपके पड़ोसी टोले मोहल्ले गांव के लोग, कोई हैदराबाद गया है, अब वहां 6 महीने वो रहता है, फिर वापस आता है अपने यहाँ 1 महीना या 10 दिन 15 दिन घर पर रहता है, फिर वापस रिटर्न वो चला जाता है। तो वो भी एक प्रकार का प्रवास है, लेकिन किस प्रकार का? वो आंतरिक प्रवास है। इसका मतलब क्या हुआ? वो आंतरिक प्रवास है, वो वहां रह रहा है। ठीक है? आशा करते हैं आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आई। लेकिन इसमें हम एक और बात समझते हैं कि आखिर ऐसे कौन से राज्य हैं कि आखिर हमारे बिहार के लोगों को आकर्षित कर रही है, फिर आखिर बिहार के लोग क्यों जा रहे हैं? चिंता नहीं करो, सब बताएंगे, बारी बारी से बताएंगे। ठीक है? चलिए आगे। अब दूसरी बात हमारी है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय का मतलब वर्ल्ड का मैप लीजिए, वर्ल्ड मैप में बहुत सारे देश आपको नजर आएंगे। अब गौर करके देखिए कि हमारे भारत के लोग हर डे यहां से किसी किसी देश के लिए जा रहे हैं। ठीक? वो वहां पर 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए जाकर के अपन वहां रह रहे हैं, या तो वहां से वापस फिर अपने देश आ जाते हैं, या कुछ लोग वहां पर अपनी मकान निजी बना करके रह भी रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या है? प्रवास है। ये भी हमारा क्या है? क्योंकि उनका मूल निवास जो था वो कहां था? इंडिया था, लेकिन अब वो जापान में रह रहे हैं। जैसे हमारे एक पड़ोसी हैं जो एक कुछ समय के लिए इंग्लैंड गए हुए थे 3 वर्षों के लिए, फिर अभी वहां से आए हैं तो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। तो वो क्या है? उनके लिए प्रवास, वो 5 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। उनके दादाजी का इंतकाल हो गया, जब बात हुई तो बोला कि हम तो नहीं आ सकते क्योंकि हम तो 5 साल के लिए आए हुए हैं। देखिए, अब आपातकालीन ऐसी कुछ हो सकता है तो आवे, वो अलग बातें हैं, लेकिन वो इस छोटी सी बातों में नहीं आते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रवास है उनके लिए। मकान तो उनका यहाँ है, लेकिन काम के सिलसिले में कभी इंग्लैंड, कभी अमेरिका और कभी ऑस्ट्रेलिया जाया करते हैं। ये भी हमारे लिए क्या हुआ? प्रवास। तो इसको कौन प्रवास कहेंगे? आंतरिक या अंतरराष्ट्रीय? इसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रवास। ठीक है? जब देश से बाहर जाएंगे अंतरराष्ट्रीय, देश के अंदर रहेंगे आंतरिक। चलिए, आशा है आप अभी तक 3 बातें क्लियर कर लिए होंगे कि प्रवास किसे कहते हैं, आंतरिक प्रवास क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या है। ठीक है? अब आगे चले। बहुत अच्छा। अब प्रवास के प्रमुख कारणों पर चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं कि आखिर प्रवास जब होता है, यानी हम लोग अपने घर को क्यों छोड़ेंगे? क्या मजबूरी है भाई मेरे पास? क्या शौक लगा हुआ है क्या हमको? क्या ऐसे चले गए? नहीं, देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता है। घर पर अपने परिवार, अपनी मेहरारू, मेहरारू माने समझ रहे ना, पत्नी, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। उसके पास कुछ ना कुछ मजबूरियां है, जिसके कारण मजबूरी बस से यहां से निकलना पड़ता है। जैसे आप देखो, हमारा वो फोन आ गया, अब हम क्या करें उसको? सॉरी, फोन बाधित कर दिया। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रवास के प्रमुख कारण कौन से हैं, आखिर हम यहां से क्यों निकलते हैं। उसका सबसे एक इंपॉर्टेंट अगर बातें हमें नजर आती है तो वो है रोजगार। अब आप जिस आवास में रह रहे हैं, अगर आपको वही काम मिले तो लोग क्यों जाएंगे? अब गौर करके देखो ना, आपके यहां से, आपके गांव से अधिकांश लोग क्यों जा रहे हैं बाहर? अब बिहार में रह रहे हैं, अब अपने घर के आसपास में नजर दौड़ाओ, अपने टोले मोहल्ले गांव में नजर दौड़ाओ, नजर आएंगे कि हमारे गांव से लगभग 500 लोग, कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई हरियाणा। अब आप पूछोगे क्यों भाई गए हैं?
तो बताएंगे कि काम की तलाश में, वहां काम करने हैं। उनको यहाँ कोई काम नहीं मिलता है, वो आएंगे तो वो बेकार हो जाएंगे, इसीलिए अपनी रोजगार की तलाश में वहां गए हुए हैं। ठीक है, तो यहां से एक बात हमें क्लियर हुई कि अधिकांश प्रवास किसके कारण? रोजगार के कारण होती है। क्लियर? चलिए, तो रोजगार तो आप समझ गए। अब देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में रोजगार कम होने के कारण यहां से ज्यादा प्रवास हो रहे हैं, लोग यहां से ज्यादा जा रहे हैं। बिहार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, रोजगार के उतने अवसर बढ़ते नहीं है, इसलिए लोग यहां से ज्यादा पलायन कर रहे हैं, माने यहां से दूसरे दूसरे प्रदेश जा रहे हैं। तब बिहार से जा रहे हैं तो जा कहां रहे हैं? तब भाई दिल्ली, मुंबई, पंजाब, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों में रोजगार के अच्छे अवसर है, तो लोग यहां से निकलकर उस राज्य में जा रहे हैं। ठीक है ना, वहां के लोग यहाँ कम आते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा जाते हैं, इसलिए क्योंकि वहां रोजगार के अवसर हैं और हम लोगों के यहाँ रोजगार का अवसर नहीं है। तो अब आप एक दिमाग लगा लिए होंगे कि हमारे यहाँ मेन क्या है? रोजगार की कमी है, इसलिए प्रवास है। चलिए, बहुत अच्छा। अब दूसरा कारण हमारी है शादी। शादी के कारण भी प्रवास होता है मेरे भाई, है ना। अब आपके दिमाग में आता है कि शादी से प्रवास क्या? हाँ देखो, अब मान लो तुम्हारी शादी जिस लड़की से हो गई हो या होने वाली हो, तो वो अपने घर को अभी तक, मान लीजिए वो 17 वर्ष की है, 18 वर्ष की होगी, 20 वर्ष की होगी, चाहे जो भी हो जाए। अब तुम्हारी उम्र तो शादी 50 वर्ष की लड़की से होगी नहीं। अब तुम सोच रहे होगे, चलो तो 20 वर्ष की लड़की हुई, अभी तक उसका निवास कहाँ था? अमुक गांव ए में था। तुम कहाँ के हो भाई? बी गांव के हो। तो शादी होगी तो ए वाली गांव से कहाँ चली आई? अब बस क्लियर है, वो भी तो प्रवास है ना, उसके लिए वो प्रवासी है, वो अपने घर को छोड़कर अब इस घर में आ गई है। हाँ, यहाँ करके तुम्हारे नाम में जो उसका नाम जुड़ गया है, तुम्हारे घर का हिस्सेदार हो गई है, वो बातें हम नहीं कर रहे हैं। बात हम कर रहे हैं कि वो अपनी आवाज को छोड़ी है ना, यहाँ प्रवास है। क्लियर? वो क्या है? स्त्री पर। हम लोग यहाँ रोजगार के लिए जाते हैं तो पुरुष प्रवास होता है ज्यादा, स्त्री प्रवास कम होती है, लेकिन यहाँ स्त्री प्रवास ज्यादा होती है अपने बिहार, उत्तर प्रदेश या बिहार, भारत के जो भी राज्य है। लेकिन एक राज्य याद रखना, ठीक है, मेघालय का एक जिला है, जब वहां जाओगे ना तो वहां लड़कियां नहीं जाती है, लड़का ही घर जमाई बन जाता है। ठीक है ना, अगर तुम कोई सुन रहे होगे तो गलती से भी मेघालय को वहां पर जाकर शादी मत कर लियो। शादी उदी करके तुम्हारी मम्मी फोन करेगी, बउआ कहाँ है, आ जाओ ना, तुम बोलोगे पत्नी को कि चलिए आप वहां चलेंगे, तो बोलेगा ई का, हमारे यहाँ का नियम है यहीं रहिए, आपको जाना नहीं है, आप यहीं रहिए। आप परिणाम होगा तुम फंस जाओगे, इसलिए ध्यान रखना, उल्टा पुल्टा मत कर लेना। हाँ, बिहार में ही शादी करना, जब भी करना तो तब मेहरारू आएगी तुम्हारे घर पर, नहीं तो वहां पर कुटाई वार होता है बहुत ज्यादा। अरे नहीं, कुटाई नहीं होता है, गलती बात। चलिए, हम लोग तो पढ़ रहे थे, शादी की बात कर रहे थे। शादी के कारण क्या होता है? प्रवास देखने को मिलती है, और हमने बताया कि भारत के सभी राज्यों में स्त्री प्रवास देखने को मिलता है शादी के कारण, लेकिन मेघालय में खास करके कौन सा देखने को मिलता है? पुरुष प्रवास देखने को मिलता है शादी के कारण। यानी लड़कियां शादी के बाद अपने घर नहीं छोड़ती है, लड़का लड़की के घर पर जाकर के रहना शुरू कर देता है। ठीक है, चाहे जो भी हो, वहां की जो प्रथाएं हैं। चलते हैं आगे, चलेंगे हम लोग प्राकृतिक आपदा देखते। हाँ, तो आप पढ़ रहे थे प्राकृतिक कारण भी प्रवास के हैं। भाई प्राकृतिक कारण क्या हुआ? अरे भाई देखो, ऐसा है, अब जिस जगह पर रह रहे हो, अगर वहां पर कोई आपदा अगर आना शुरू हो जाए, क्या करोगे? वहीं रहोगे? जान माल की बहुत क्षति होती है, तो लोग अपनी जान माल को बचाने के लिए अपनी जगह को बदल लेता है। गौर करके देखना, हमारे यहाँ नेपाल से बहुत सारी पक्षियां, खास करके जब शरद ऋतु आती है, ठंडा का मौसम आता है, तो वो चली आती है, क्योंकि वहां पर उसके लिए आपदा है। बहुत ठंड जब पड़ती है नेपाल में, तो वहां से ज्यादा जो है पक्षियां उड़ करके हमारे बिहार के जिलों में आकर के रहना शुरू कर देती है। आप सुनते होंगे कि बेगूसराय जो कांबर झील है, वहां बहुत सारे पक्षी प्रवास है। दरभंगा के कुशेश्वर में पक्षी प्रवास है। वो क्या है? जलवायु में परिवर्तन हो, मौसम में परिवर्तन हो, जिसके कारण लोग अपनी जगह को छोड़ देते हैं। अब हिंदी में क्लास 11th के एक हिंदी में आप पढ़े होंगे कि हमारे कविवर जो थे, लेखक साहब, वो अपनी आवास को छोड़ दिए थे और चले गए थे कलकत्ता। याद होगा, कहाँ? दरभंगा में, क्योंकि वहां पर क्या होती थी, मधुबनी दरभंगा जो है, हमेशा बाढ़ से क्या हुआ रहती थी? कोसी नदी के कारण पीड़ित हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन बांध बनने जाने के कारण अब थोड़ा सा सही हुआ है। इस साल तो आपने देखा इतनी बाढ़ आई
कि बहुत सारा बर्बादी हो गया, तो ये बर्बादी को रोकने के लिए भी क्या जरूरी था, बांध जरूरी था, लेकिन फिर भी बर्फ आई है। अब मान लीजिए अगर हर साल बर्बादी हो, हर साल आपके सगे संबंधी मित्र अगर गायब हो रहे हो, बाढ़ के कगाल में चले जाते हो, तो आपको भी डर लगेगा कि कहीं अगला साल हमरे बारी तो ना, हमरे पापा मम्मी का तो बारी ना है, तो क्या करिएगा, निकल चलते हैं, अच्छा रहेगा, है कि नहीं। तो बहुत सारे लोग ना प्रवास इसलिए भी करते हैं क्योंकि प्राकृतिक कारण यानी भूकंप के कारण या बाढ़ के कारण, सूखा के कारण, भूस्खलन के कारण, इन सारे कारणों से भी लोग क्या करते हैं, अपनी आवास को छोड़ किसी दूसरे आवास में चले जाते हैं। इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, प्राकृतिक कारण। चलिए, तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा एक नजर पीछे से चलते हैं हम लोग। सबसे पहले आपने पढ़ा कि प्रवास किसे कहते हैं, क्या पढ़ा आपने, प्रवास किसे कहते हैं। फिर आपने पढ़ा कि प्रवास के कितने प्रकार हैं, तो दो हैं, एक आंतरिक प्रवास और एक अंतरराष्ट्रीय प्रवास। फिर पढ़ा आपने प्रवास के प्रमुख कारण, जिनमें पहला कारण था रोजगार, शादी, प्राकृतिक आपदा। अब यहां से कुछ आपके जो एनसीईआरटी बुक हैं, उनके जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उनको हमने नोट किया है। अब सुनिएगा, जब सबसे पहले हमारी जनगणना शुरू हुई थी, कब भाई रे, तो सबसे पहले हुई थी 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जो हमने पहले भी बताया था। लेकिन इसका सफल गणना जब हुआ वो 1881 में हुआ। पहली बार जो गणना शुरू हुई 1872 में, उसमें हम सफल नहीं हुए, लेकिन जब दूसरी बार हमने गणना शुरू किया तो उसमें हमने सफल हुआ और 1881 में फाइनल हुआ। अब उसमें क्या क्या बातें बताई गई कि प्रवास में लिखा गया, इसमें कई कॉलम होते हैं जिसमें सारी बातें बताया जाता है। देखिए, अब जब कोई आपके यहाँ आएंगे जनगणना करने वाले टीचर, जो शिक्षक होते हैं स्कूल के, उन्हीं को ये भार सौंपा जाता है, तो उसमें कई कॉलम होते हैं। अब आपसे पूछेंगे कि भाई आपका नाम, परिवार का मुखिया, कितने बच्चे हैं, आपकी पत्नी, हाँ, तब पहले कहाँ शादी थी, तब फलान जगह, है कि नहीं, उनके माता पिता का क्या नाम, फलाना फलाना, है कि नहीं, वो भी नोट किया जाता है। ये पूरा एक कॉलम बड़ा सा रहता है, उसमें सब कुछ भरना होता है। तो पहली बार उतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी था। यानी कहने का अर्थ है कि जनगणना में बहुत सारी बातें आपको बतानी पड़ती है। लेकिन उसके बाद जब 1961 की बात हुई, 81 से 61 की बात, जब हमारा देश आजाद हुआ, तब जनगणना में कुछ बातें नया नया उसमें जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, सुनिएगा। व्यक्ति की जनगणना में उनका जन्म स्थान क्या है और उस स्थान पर कितने साल से वह रह रहे हैं, इन दो बातों को जोड़ना निश्चित हो गया। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि पुरुष तो मान लीजिए जो जन्म स्थान है वह उसी जगह पर रह रहा है, तो उसमें तो ज्यादा झमेला नहीं रहता। स्त्री में हो जाती है झमेला कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपका जन्म स्थान क्या है। आप अगर मान लीजिए शादी बी गांव में हुई है, तो आप बी गांव के जन्म स्थान नहीं ना है, आपका जन्म स्थान क्या था, आपका ए गांव था ना, तो आप ए ही बताएंगे। अब आपसे फिर पूछा जाएगा कि उस निवास स्थान पर, यानी उस जगह पर, उस स्थान पर कितने साल से रह रहे थे आप, यानी कि जहां पर आप अभी रह रहे हैं कितने साल से, यानी कि आपकी शादी कब हुई, 1987 में हुआ कि 1990 में हुआ कि 2010 में हुआ, ये आपको बताना पड़ेगा। वो यानी कि आप उस जगह पर कितने साल से रह रहे हैं, ये दो बातें उसमें कॉलम जोड़ दिया गया। जो 1981 में हुआ, सॉरी 1881 में हुआ था, वो बात में एक नया बात जोड़ा गया। कब, जब हमारा देश आजाद हुआ, तब कब, 1961। फिर जब 1971 जब हुई, फिर नया बात उसमें जोड़ा गया। जनगणना में बताया गया कि यदि जन्म स्थान है तो उसके बारे में आपके पास क्या प्रमाण है, आपके माता पिता क्या कर रहे थे, इन तमाम बातों को उसमें फिर से ऐड कर दिया गया। मैंने उसको और बढ़ा दिया, विस्तार बढ़ा दिया गया कि अगर मान लीजिए आपका जन्म स्थान बी गांव है या ए गांव है, चलिए लड़की के लिए लेते हैं कि उसका जन्म स्थान ए गांव है, चलो अगर ए गांव उसका जन्म स्थान है, तो वो जन्म स्थान है ना, तो जन्म स्थान के उसके बारे में उसका क्या प्रमाण है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, क्या आधार कार्ड है या कोई अन्य प्रकार की जॉब कार्ड या अन्य प्रकार की कार्ड है जो ये प्रमाणित हो सके कि आप उसी गांव के वासी, ठीक है। फिर अगर आपके माता पिता अगर वहां है, तो माता पिता का नाम तो हमने पहले ही नोट कर लिया। फिर वो क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, इस बात का भी ब्यौरा दीजिए। या मान लीजिए कोई पुरुष, मान लीजिए जो बी गांव में है,
वो वहां से उठ करके चला गया मान लो कहीं सी गांव में, सी गांव में वह रह रहा है। तो अब उससे पूछा जाता है कि भाई अगर आप यहाँ के वासी हैं तो नहीं, तो इसका जन्म स्थान यहाँ नहीं हुआ था, कहाँ आपका जन्म स्थान, कितने साल से यहाँ रह रहे हैं, आपके माता पिता वहां क्या कर रहे थे, इन तमाम बातों को फिर उसमें लिखना पड़ता है। आगे चलेंगे, जब 1981 की जनगणना हुई तो फिर में इसमें और कुछ बातें जोड़ दिया गया, और क्या क्या जोड़ा जाता है सुनिएगा। ओ सॉरी, क्या लिखे हैं, नहीं गलती हो गया। इसमें देखिए, इसमें कुछ नई बातों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। जोड़ना क्या था सुनिएगा, इसमें जोड़ना यह होता है कि अगर आपने उस स्थान को छोड़ा तो क्यों छोड़ा, किस कारण से छोड़ा, अगर आप रह रहे हैं तो कितने दिनों के लिए रह रहे हैं, कब यहां से रिटर्न होंगे, इन बातों को भी लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका गांव बी था, आप अगर सी चले गए हैं तो सी गए तो कब गए, क्यों गए, अगर सी में रहेंगे तो कितने दिन का है, आपका क्या वीजा है, यानी कितने दिन आप ठहरने वाले हैं, तमाम बातें आपको बतानी पड़ती है जनगणना में। तो आपके दिमाग में आता होगा ये सब झमेला का है, भाई ये झमेला का क्या कारण है, सीधा कह देता है कि फलना जगह का है, बात खत्म हो गया, गन्ना तो हो ही गई जनगणना। नहीं, देखो इससे क्या होता है कि दो तीन बातें आपको क्लियर होगी। इससे पहली बात कि कोई विदेशी व्यक्ति तो हमारे यहाँ कर नहीं रहा, कोई विदेशी व्यक्ति तो हमारे यहाँ तो नहीं आ गया। अब आपके दिमाग में आता होगा तो हम लोग भी तो जाते हैं विदेश में, देखिए विदेश जाते हैं वो अलग सी बातें हैं, लेकिन उसमें कुछ जासूस लोग भी होते हैं, वहां भी वही तरह की गिनतियां की जाती है कि कोई जासूस तो नहीं है किसी देश का जो आकर के हमारे यहाँ जासूसी कर रहा है, कुछ हमारी गुप्त देश की बातों को बाहर भेज रहा है, तो तमाम बातों पर ध्यान रखना होता है, ठीक है। इसलिए जनगणना में इन सारी चीजों को जोड़ना जरूरी होता है, कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छी बात। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे कि 1881 से लेकर 1981 तक जनगणना में जो जो परिवर्तन देखने को मिली है, इन तमाम बातों को देख रहे थे, क्लियर। अब आगे चलेंगे। अब आपके यहां कोई जनगणना में आवे, ध्यान रखिएगा, अगर आपके यहां कोई जनगणना में आता है तो अब आपसे कुछ सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा, क्या क्या पूछता है सुनते हैं। आपसे पूछेगा कि आप किस क्षेत्र से आए हैं, फिर पूछेगा कब आए थे, अरे क्यों आए हैं, वहां किस काम को करते थे, तमाम बातें आपसे पूछेगा, क्योंकि उस कॉलम को भरना होता है। मान लीजिए हम गंगसारा में रह रहे हैं तो हमारी तो मूल निवास स्थान है, तो हमारे लिए कोई झमेला नहीं है, लेकिन यही जगह से हम छोड़ करके चले गए मान लीजिए कोई सी गांव में या सी क्षेत्र में, तो हमसे सारी बात पूछा जाएगा कि आप किस क्षेत्र से आए हैं, कब आए थे, क्यों आए हैं, क्या कारण है आने का, वहां किस काम को करते थे, कितने दिन आप यहां रहेंगे, फिर कितने दिनों में आप चले जाएंगे, आपकी वीजा क्या है, वीजा का मतलब होता है कि आप कितने दिनों ठहरने वाले हैं, ये सारी बातें बताई जाती है। किसी लड़की से पूछा जाता है कि किस देश या किस क्षेत्र से आए हैं, लड़की से पूछा जाएगा, यानी शादी वाली जो लड़की होती है ना, उससे पूछा जाता है कि आपकी मायके कहाँ है, आपके मम्मी पापा का क्या नाम है, आपके माता पिता का भी नाम को पूछा जाता है। यदि प्रवास अस्थाई है तो ठीक है, लेकिन अस्थाई नहीं है तो प्रवास की अवधि क्या है। अगर प्रवास अस्थाई आपने घर बना लिया है, बिल्कुल क्लियर कट हो जाए कि हम आप घर बना लिए हैं, हमारा यहाँ का वासी हो गए हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चले जाएं, हमारे बिहार में हमारा नाम है, जो वोटर लिस्ट कहते हैं उसको, उसमें नाम है, यानी कि हम यहाँ के मूलवासी हैं, लेकिन हम यहाँ से चले गए दिल्ली, दिल्ली में हमने मकान बना लिया और वहां का हम मूलवासी हो गए, वहां का हमने सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो हमें यहाँ का सर्टिफिकेट खोना पड़ेगा, खो दिए, अब वहां से हम यहाँ नहीं आएंगे, तो अब हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहां का वासी हमारे मकान बना लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम वही हैं, तो हमें ये पूछा जाएगा कि आप कितने दिनों के लिए यहाँ हैं, आपकी प्रवास की क्या अवधि है, ये बात आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं भारत में जनगणना के प्रवास के आधार। अब देखिए हमारी जो जनगणना के प्रवास के आधार है वो दो है, एक है, पहला तो है जन्म स्थान, यानी कि कोई व्यक्ति किस स्थान पर जन्म लिया है वो उसका वही प्रवास है, नहीं जी, यानी कि जो जिस स्थान पर है, यानी उसके माता पिता जहां रह रहे हैं और वह वहीं जन्म लिया है तो उसका वही प्रवास हो जाता है। मान लीजिए हम अगर रह रहे हैं ए गांव में, ए गांव से हमने चला गया दिल्ली, कोई दिक्कत,
और हम वहीं पर अपनी मकान आवास बना लिए हैं, तो हमारे जो बच्चे होंगे वो वहां का प्रवास हो गया उसके लिए ना, वो उसका जन्म स्थान प्रवास है, जन्म के कारण है। लेकिन एक निवास स्थान है, जन्म कहीं और लिया हो और कहीं आकर के बस जाता हो तो वो एक निवास स्थान हो गया। ठीक है ना, यानी कि आपने समझा कि जन्म के कारण हुआ है तो वो एक अलग से है, और एक निवास के कारण हुआ है तो वो अलग सी है। ठीक है, अर्थात 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ प्रवासी हमारे देश में हैं, जो कुल जनसंख्या का 37%, याद रखेंगे 37% है। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे देश में जब प्रवास की गिनती हुई तो कितने प्रवासी मिले? 121 करोड़। देखिए कम नहीं हुआ, एक देश के लिए प्रवास इतना होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, किसी देश में तो इतनी जनसंख्या नहीं है, और हमारे देश में 121 करोड़ क्या है? प्रवास देखने को मिलता है। यानी कहने का अर्थ है कि 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ क्या है? हमारी प्रवास है, और कुल जनसंख्या का कितना है? 37% प्रवासी आपको है। अब समझ रहे ना, एक बहुत बड़ी रकम हमारे यहाँ क्या है? प्रवास देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज के इतने ही, वीडियो थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है, बाकी जो बातें हम लोग कल देख लेंगे। तो आज के लिए विदा दीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।